हेलो स्टूडेंट्स। आज ये मॉडल टेस्ट पेपर कैसे करना है एग्ज़ाम में, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे आपको पेपर में स्टार्टिंग करनी है तो एक तो आपने ये नहीं करना कि पहले कोई और सेक्शन कर लिया बाद में पहला सेक्शन किया। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिखा है ना, इसका मतलब है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ये आपने पहले ही करना है ऑब्जेक्टिव। क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्टिव छोड़ के पहले सब्जेक्टिव करोगे बाद में ऑब्जेक्टिव करोगे तो चेक करने वाला भी कंफ्यूज हो जाता है और वो उतने अच्छे मार्क्स आपको नहीं दे पाता। तो इसलिए बेस्ट है कि आप सीरियल वाइज पेपर करो। तो सबसे पहले पेपर करते टाइम आपने लिखना है ऊपर वस्तुनिष्ठ प्रश्न या ऑब्जेक्टिव टाइप, और इसमें आपने क्या करना है, राइट चॉइस पे टिक करनी है। थोड़े से मैं आपको बता देती हूँ, जो ये डेफिनेशंस हैं इनको छोड़ के बाकी मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे संसदीय कार्यपालिका का प्रचलन भारत में है। इंडिया में पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव होती है, संसदीय कार्यपालिका होती है, इंडिया में इसका प्रचलन है। ठीक है, नेक्स्ट आप डेफिनेशन है वो चेक कर लेना बुक से। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारत में सहकारी संघवाद की स्थापना करता है? तीनों ही हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी सेंटर से रिलेटेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है। नीति आयोग बनाना भी सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। राष्ट्रीय विकास परिषद, क्योंकि इसके साथ राष्ट्रीय लगा है, राष्ट्रीय मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये तीनों ही हैं। उपरोक्त सभी सहकारी संघवाद मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किसको सलाह दी जाती है? राष्ट्रपति को भी सलाह दे सकता है सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है? सर्वोच्च न्यायालय किसको सलाह दे सकता है? तो प्रधानमंत्री को भी दे सकता है सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री कर देना। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी? 315। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है। उसके बाद आपका ये सेक्शन पूरा हो गया। जैसे आपने 6 की ऑप्शंस लिख दी कि पहले की ऑप्शन है ए, सेकंड की ऑप्शन आप चेक कर लो कौन सी है, थर्ड की ऑप्शन है डी, ठीक है, फोर्थ की ऑप्शन होगी सी, फिफ्थ की ऑप्शन 315 है, सिक्स्थ की ऑप्शन आप बुक से चेक कर लो। फिर उसके बाद आ गया प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक या दो शब्दों में या वाक्यों में दें। देखो ध्यान से पढ़ो, यानी किसी चीज़ का आंसर वर्ड में भी हो सकता है, एक वर्ड में, और एक फुल सेंटेंस में भी हो सकता है। तो जो सूटेबल हो वो आपने आंसर देना है। जैसे भारत में वित्त वर्ष कब शुरू होता है? भारत में वित्त वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को भारत में वित्त वर्ष शुरू हो जाता है। विभाग का कोई भी आधार बताएं। इसका मतलब है विभाग के काफ़ी आधार होते हैं, उसमें से कोई एक बताना है। तो मैं आपको बताती हूँ विभाग के आधार कौन कौन से होते हैं। विभाग का आधार होता है कार्यमूलक, या विभाग का आधार कोई व्यक्ति भी हो सकता है। तो आप इन दोनों में से कोई एक लिख लो, ठीक है। वैसे 4 आधार होते हैं विभाग के, चारों के नाम अगर आप याद कर लो तो दैट्स वेरी गुड। सार्वजनिक लोक निगम यानी कॉरपोरेशन, सबसे पहले कौन से देश ने? इंग्लैंड ने। इंग्लैंड में सबसे पहले कॉरपोरेशंस बनाए थे, ठीक है। प्रत्यक्ष भर्ती का कोई भी एक लाभ लिखो। प्रत्यक्ष भर्ती का पहला लाभ यही है कि प्रत्यक्ष भर्ती में हर इंसान को, हर जिसके पास वो क्वालिफ़िकेशंस हैं, हर उम्मीदवार को मौका मिलता है, ठीक है। सेवाकालीन प्रशिक्षण क्या होता है? सेवाकालीन प्रशिक्षण का मतलब होता है कि आप जॉब कर रहे हो, सेवा के काल में हो, ठीक है, यू आर वर्किंग, उसके बीच में आपको ट्रेनिंग मिल रही है, वो सेवाकालीन प्रशिक्षण हो गया। जैसे मान लो टीचर्स हैं, वो जॉब कर रहे हैं
लेकिन उनको कंप्यूटर नहीं आता, तो उन्होंने 15 दिन के लिए कंप्यूटर सीखने चले गए, तो वो हो गया सेवाकालीन प्रशिक्षण। पदोन्नति की कोई एक परिभाषा लिखें। डेफिनेशंस ऑलवेज बुक से देखा करो। मैंने पहले भी आपको बोला कि जो ऊपर ऑब्जेक्टिव टाइप है उनके आंसर्स भी आप बुक से देखो। ये डेफिनेशन भी हाँ आप करके सॉल्व करके मेरे को दिखा सकते हो। फिर है पदोन्नति का क्या महत्व है। पदोन्नति का महत्व क्या होता है, प्रमोशन का क्या महत्व होता है, आप बताओ। अगर आप जॉब कर रहे हो, आपकी प्रमोशन हो गई है, तो क्या इम्पोर्टेंस है। एक तो मनोबल ऊंचा हो जाता है कर्मचारी का, कि अब यहाँ तो एक ही महत्व लिखना है तो 1 नंबर मिल जाएगा। तो एक महत्व तो ये है कि जो भी कर्मचारी होते हैं, जब उनकी पदोन्नति हो जाती है, जब उनकी प्रमोशन होती है, तो उनका मनोबल ऊंचा हो जाता है, उनका मोरल, इंग्लिश में उसको मोरल बोलते हैं, मोरल हाई हो जाता है और उनकी सैलरी बढ़ जाती है एंड दे बिकम हैप्पी, वो खुश हो जाते हैं। हरियाणा में नवीन पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया, ये प्लीज़ आप बुक से देख लेना। हरियाणा के ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है, 5 इयर्स। बहुल कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं, जहाँ पर एक से ज़्यादा कार्यपालिकाएं होती हैं, जैसे कि इंडिया हो गया है ना, वहाँ बहुल कार्यपालिका होती है। जैसे प्राइम मिनिस्टर है, मंत्रिमंडल है, तो वो बहुल है। प्रधानमंत्री के कोई 2 कार्य बताइए। एक कार्य तो प्रधानमंत्री का ये है कि वो बहुमत दल का नेता है। जो आपका मेजॉरिटी पार्टी है, जिसने मेजॉरिटी लेके संसद के इलेक्शंस को विन किया है, यानी जिस पार्टी को देश के लोगों ने सबसे ज़्यादा मतदान किया है, उस बहुमत दल का प्रधानमंत्री नेता होता है। सेकंड, प्रधानमंत्री का कार्य ये है कि वो संसद के सही तरीके से चलने में हेल्प करता है। अब देखिए, अगर प्रधानमंत्री स्ट्रांग होगा तो 5 साल कार्यकाल पूरा होगा, नहीं तो प्रधानमंत्री को अगर हम स्ट्रेंथ नहीं देंगे, तो आप पाकिस्तान का हाल देख लो, वहाँ पे कभी कोई प्राइम मिनिस्टर कहते 5 साल पूरे ही नहीं कर पाता, क्योंकि वो अपने काम ही ठीक से नहीं कर पाते। भारत संघात्मक और एकात्मक प्रणालियों का मिश्रण है, ये किसने कहा और क्यों। ये क्या है डेफिनेशन, ये डेफिनेशन आप करोगे बुक से और मुझे भी बताओगे कि किसने कहा और क्यों कहा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा बिल्कुल वैसे ही की जाती है, जैसे राष्ट्रपति मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं, वैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी शपथ दिलाते हैं। संघ लोक सेवा आयोग सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया कैसे होती है, महाभियोग द्वारा। अगर संघ लोक सेवा आयोगी, जिसको कि शॉर्ट में यूपीएससी बोलते हैं, उसके सदस्यों को हटाना हो तो महाभियोग चलाया जाता है। पहले आरोप लगता है, आरोप बहुत सॉलिड होना चाहिए, उनको हटाना इतना आसान नहीं है। फिर संसद में महाभियोग चलाया जाता है। अगर 75% 2/3 बहुमत उनके हटाने की फेवर में हो तो उनको हटाया जा सकता है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की 2 योग्यताएं बताइए। उसकी योग्यताएं 2, एक तो वो देश का सबसे बड़ा ऑडिटर है, तो वो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोस्ट के ऊपर 10 साल काम कर चुका हो, और एज वही होती है 65, एज लिमिट 65 है। बनने के लिए एज कितनी होनी चाहिए वो आप प्लीज़ बुक से चेक करना इसकी। बजट बनाने के कोई भी 2 सिद्धांत। बजट बनाने के आपकी बुक में 10 सिद्धांत हैं, जिसमें से लैप्स का सिद्धांत जरूर याद कर लेना, ठीक है। और बजट वार्षिक होता है, बजट एक होता है पूरे देश का, और बजट वित्त मंत्रालय बनाता है। ये सारे बजट के सिद्धांत हैं। कैश के आधार के ऊपर बनता है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ शामिल नहीं की जाती जिसका कैश अभी आना हो, जैसे कि अगले साल में आना हो, वो नहीं बजट में कभी शामिल किया जाता। बजट के बहुत सारे सिद्धांत हैं, आप अपनी बुक खोलो, उसमें 10 सिद्धांत हैं, उसमें से आपने कोई भी 2 लिखने हैं, तो प्लीज़ वो लर्न कर लेना। पंचायती राज प्रणाली की समस्याओं को दूर करने के लिए कोई 2 उपाय बताइए। पहला उपाय तो मेरे हिसाब से पंचायती राज में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं
वो ज़्यादा इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम लोग एजुकेटेड नहीं हैं। स्पेशली जो गाँवों के लोग हैं वो एजुकेटेड नहीं होते। तो जब एजुकेशन का प्रसार हो जाएगा तो पंचायती राज की काफ़ी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगी। और दूसरा पंचायती राज की समस्या ये है कि टाइम पे इलेक्शन नहीं होते। टाइम पे जब इलेक्शन होने लग जाएंगे तब भी पंचायती राज की काफ़ी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। और एक प्रॉब्लम हमेशा हर जगह इंडिया में रहती है, वो है भ्रष्टाचार। लोग भी भ्रष्टाचार का सहारा लेना चाहते हैं और जो नेता बन जाते हैं, चाहे वो छोटे से नेता बने, पंचायत के नेता क्यों ना बने, भ्रष्टाचार बहुत है। अगर भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा तो समस्या भी दूर हो जाएगी। बलवंत राय मेहता समिति है ना, जो उन्होंने पंचायती राज के ऊपर काफ़ी काम किया है और इसके बारे में आप प्लीज़ ज़रूर पढ़ना, किताब खोलो और ज़रूर पढ़ो बलवंत राय मेहता समिति के बारे में। मैं स्माइली मैम को भी बोलूँगी कि वो आपको बलवंत राय मेहता समिति के बारे में ज़रूर बताएं। फिर उसके बाद देखो 4 मार्क्स के आ गए। अब ये वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको सारे 4 मार्क्स के क्वेश्चंस के बारे में बताऊं। आप याद करो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आता, आप मुझसे पूछ सकते हो। देखो पहले में तो आपको यूपीएससी की रचना याद करनी है, यानी कॉम्पोजिशन, कि यूपीएससी के 9 to 11 मेंबर्स होते हैं, एक चेयरमैन होता है, ऐसे करके है इसकी रचना। हाफ मेंबर्स गवर्नमेंट साइड से लिए जाते हैं, जिन्होंने कभी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी गवर्नमेंट जॉब्स की होती हैं, और हाफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस से लिए जाते हैं, जिन्होंने काफ़ी इम्पॉर्टेंट पोस्ट के ऊपर काम किया होता है। कुछ ऐसी सी यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की रचना या कॉम्पोजिशन है। विभागीय संगठन के प्रकार बताइए, ये आपको बुक से लर्न करने पड़ेंगे। विभागीय संगठन कई तरह के होते हैं, कार्य के ऊपर आधारित भी होते हैं, ठीक है, सेवित वर्ग के ऊपर आधारित भी होते हैं। 4 हैं विभागीय संगठन। तो प्लीज़ याद करके आप मुझे बताइए कि आपने याद किया ये क्वेश्चन। लोक निगम भारतीय परिप्रेक्ष्य में असफल रहे हैं, क्यों? ये भी आपको असफल इसलिए रहे हैं क्योंकि ये 50% गवर्नमेंट होते हैं, 50% प्राइवेट होते हैं। तो क्योंकि ये पूरी तरह से प्राइवेट भी नहीं होते हैं, या तो पूरी तरह से प्राइवेट चीज़ें चल रही हैं आजकल, या फिर पूरी तरह से गवर्नमेंट वाली चीज़ें चल रही हैं, तो ये बीच में होते हैं। तो इसलिए ये काफ़ी जगहों पर फेल हो चुके हैं। जैसे एयर इंडिया, वो एक निगम था लेकिन वो फेल हो गया। एंड में फिर क्या करना पड़ा उसको, टाटा को बेचना पड़ा। अब वो पूरी तरह से प्राइवेट है और अब वो अच्छा कर रहा है। तो जो चीज़ों में थोड़ा सा भी, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो निगम होती हैं लेकिन 50% उसमें गवर्नमेंट का शेयर होता है, 50% उसके अंदर आई थिंक 51-49 ऐसे करके परसेंटेज होती है। तो उसमें गवर्नमेंट, ना तो वो पूरी तरह से गवर्नमेंट होता है कि भी वो पूरी जिम्मेवारी के साथ एक गवर्नमेंट के विभाग की तरह काम करे, ना वो पूरी तरह से प्राइवेट होता है। शायद एक तो रीज़न इसका यही है। सेकंड, इसमें ये रीज़न आप डाल सकते हो कि इसको ना गवर्नमेंट पूरी तरह से फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करती। लोक निगम को, विभागों को गवर्नमेंट आर्थिक तौर पर पूरी तरह से सपोर्ट करती है, लोक निगम को पूरी तरह से क्या, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। बस जब स्थापना करनी होती है लोक निगम की तब पैसा दिया जाता है, उसके बाद वो अपने ऊपर काम करता है। अगर लॉस होगा तो ख़त्म हो जाएगा, प्रॉफिट होगा तो सही रहेगा। अच्छा, उसके बाद है पदोन्नति, सेवाकालीन प्रशिक्षण है, पदोन्नति है। फिर देखो आपके ऐसे टाइप क्वेश्चंस आ गए। ऐसे टाइप क्वेश्चंस में 6 मार्क्स का है राष्ट्रपति की स्थिति। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको याद करो। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। ये आपको सेकंड या थर्ड लेसन है जिसमें संघ, एकात्मक और संघात्मक दोनों तरह के, कि भारत एकात्मक भी है यानी पूरा देश सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, और संघात्मक भी है यानी इसमें स्टेट्स को भी कुछ पावर्स दी हुई हैं। ये आपको याद होगा, मैंने आपको करवाया था कि 2 तरह की लिस्ट होती हैं। सेंटर की अलग लिस्ट होती है जिसके ऊपर वो केंद्र सूची, जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। स्टेट्स को अलग सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है। वो 66 होते हैं टोटल टॉपिक्स, और सेंट्रल लिस्ट में 97 होते हैं। एक मिसलिनियस होती है लिस्ट
समवर्ती सूची, जिसमें मतलब कोई भी कानून बना सकता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़्यादा चलती है। तो ऐसा इसलिए होता है ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग बने। अगर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट वीक होगी तो हमारी गवर्नमेंट 5 साल नहीं निकाल सकेगी। फिर है सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षण है। सर्वोच्च न्यायालय ने 6 मौलिक अधिकार दे रखे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं मौलिक अधिकार दिए, संविधान ने अपने नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दे रखे हैं, उनकी रक्षा सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। फिर कॉरपोरेशन की पूरी वीडियो बनी हुई है लोक निगम की, वो आप सुनो, उसके गुण दोष सुनो। भीतरी बाहरी भर्ती, ये ज़्यादा आसान है क्वेश्चन, कॉरपोरेशन तो बहुत मुश्किल है। भीतरी बाहरी भर्ती क्या है, भीतर से भर्ती क्या है, बाहर से भर्ती क्या है, यानी रिक्रूटमेंट फ्रॉम विद इन, रिक्रूटमेंट फ्रॉम आउटसाइड, दोनों के बारे में बताना है, दोनों के फ़ायदे बताने हैं, दोनों के नुकसान। ये दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, यू कैन डू दिस। ट्रेनिंग कितने तरह की होती है, ये काफ़ी तो ट्रेनिंग्स इसके क्वेश्चन पेपर के अंदर ही आई हुई है। एक सेवाकालीन यानी इन सर्विस ट्रेनिंग होती है, एक सर्विस होती है, फिर प्री सर्विस ट्रेनिंग यानी जॉब लेने से पहले, एक फॉर्मल होती है, एक इनफॉर्मल। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ग्राम पंचायतें कैसे बनती हैं और इसके क्या क्या काम हैं, तो प्लीज़ ये आप याद कर लेना और मुझे बताना। थैंक यू।